एक गांव में मीना और रीना नाम की दो बहनें रहती थीं। रीना बड़ी थी और मीना उससे 2 साल छोटी। दोनों बहनों में बहुत प्यार था और दोनों हमेशा साथ साथ रहती थी। उनके वालिद का रीना मीना नाम का ढाबा था। उनके वालिद की मौत के बाद रीना और मीना दोनों मिलकर वो ढाबा चलाती थी। मीना, कल सुबह हमें सब्जियों का स्टॉक लेने चलना है, तुम्हें याद है ना? हाँ, मुझे अच्छे से याद है। मैंने काका को कह दिया है कि सुबह अपनी वैन तैयार रखें। अच्छी बात है, आओ मिलकर हम पिछले महीने का हिसाब कर लेते हैं। दोनों बहनें मिलकर इसी तरह ढाबे का हर काम साथ साथ करती थीं। दोनों में आज तक कभी तकरार नहीं हुआ था। दोनों ही बड़े मोहब्बत से रहती थी। एक दिन सुबह, रीना उठ जाओ, चलो जल्दी हमें निकलना चाहिए। रीना कोई जवाब नहीं दे रही थी। मीना रीना को छू कर देखती है तो उसे पता चलता है कि रीना को बहुत तेज बुखार है। अरे ये क्या? रीना का तो पूरा जिस्म गर्म है। अचानक से इतना तेज बुखार कैसे हो गया इसे? मुझे तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर को बुलाना चाहिए। मीना हरिया काका को कहकर डॉक्टर को बुलवाती है। डॉक्टर रीना को देखते हैं और उसे दवाई खिलाकर आराम करने की सलाह देते हैं। मीना भी रीना से कहती है कि अभी उसे आराम की जरूरत है। पर मीना, अब तू अकेले कैसे जाएगी? ढाबा कैसे संभालेगी? ये मेरी तबीयत को भी अभी खराब होना था। रीना, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। तुम सबसे पहले अपनी तबीयत की फिक्र करो। मैं अभी हरिया काका के साथ जाती हूँ और सब्जियाँ लेकर ढाबा पहुँचती हूँ, फिर तुम्हें देखने आती हूँ। मीना ने इससे पहले कभी अकेले कुछ नहीं किया था, इसीलिए वो थोड़ा घबराई हुई थी। वो हरिया काका के साथ सब्जी बाजार पहुँचती है। वहाँ पर उसे एक सब्जी वाला मिलता है। आइए मोहतरमा, आइए, बताइए कौन सी सब्जी दूं आपको? एकदम ताजी हैं, कौन सी दे दूं? भैया जी, 5 किलो टमाटर और 10 किलो आलू। अरे मोहतरमा, भैया जी मत बनाइए, मैं भी आप ही की उम्र का हूँ। मैं राहुल, नाम तो सुना ही होगा। जी जी बिल्कुल ठीक है। तो राहुल जी। राहुल और मीना की इस तरह बहुत बातें होने लगती हैं। उसके बाद से मीना सारी सब्जियां राहुल से ही खरीदती हैं और उसे अपने ढाबे की सारी जानकारी दे देती है। हाँ, मैं और मेरी बड़ी बहन मिलकर चलाते हैं और हम दोनों में आधा आधा पैसा बंट जाता है। मेरे अब्बू नहीं है। मेरी बहन बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। राहुल मीना की सारी बातें बड़े गौर से सुनता है। उसके बाद वो कहता है, मीना, तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलना चाहोगी? हाँ, पर मुझे तो अभी ढाबे पर जाकर काम करना है ना। आज तो मेरी बहन भी नहीं है, ना जाने अकेले मैं सब कुछ कैसे कर पाऊंगी। ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर तुम्हें अकेले कुछ नहीं करना पड़ेगा और मैं तुम्हारे साथ वक्त भी बिता पाऊंगा। मीना राहुल को अपने साथ ढाबे पर ले आती है। ढाबे को देखकर राहुल कहता है, तुम्हारा ढाबा तो बहुत ही बेहतरीन है, बस एक ही कमी है इसमें। इसका नाम रीना मीना ढाबा नहीं बल्कि मीना ढाबा होना चाहिए था। तुम इतनी खूबसूरत हो, मेहनती हो और मेरी तो ख्वाहिश है कि इसका नाम मीना ढाबा होना चाहिए। नहीं, तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये काम हम दोनों बहनों की मेहनत से चलता है, इसलिए इसका नाम रीना मीना ढाबा ही रहेगा। अब मैं हूँ ना तुम्हारे साथ मेहनत करने के लिए। अब तुम्हें अपनी बहन की क्या जरूरत है? सोचो, ये पूरा ढाबा अगर तुम्हारे नाम पर हो जाता है तो तुम कितनी बेहतर जिंदगी जी पाओगी। रीना की तबीयत कुछ दिन और खराब रहती है और इधर राहुल धीरे धीरे मीना को रीना के खिलाफ भड़काने लगता है। वो उससे कहता रहता है कि तुम ये ढाबा अपने नाम करवा लो और फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा और हम दोनों मिलकर एक खुशहाल जिंदगी बिताएंगे। मीना धीरे धीरे उसकी बातों में आ जाती है और फिर ढाबे के कागजात बनवाकर और फिर रीना से उस पर गलत तरीके से सही करवा लेती है। रीना की तबीयत ठीक नहीं होती, इसीलिए वो बिना कुछ पूछे कागजात पर सही कर देती है। इसके बाद मीना ढाबे का नाम रीना मीना ढाबा से बदलकर मीना ढाबा कर देती है और राहुल के साथ रहने लगती है। अब रीना की तबीयत ठीक हो जाती है और वो ढाबे पर आती है।
जैसे वो राहुल को देखती है तो उसे ये महसूस होने लगता है कि राहुल बिल्कुल ठीक आदमी नहीं है। मीना, ये सब तुमने क्या कर दिया? ये हमारा बोर्ड क्यों चेंज कर दिया? और ये लड़का कौन है? अब ये ढाबा मेरा है, तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं। तुम चाहो तो मैं खुद तुम्हें कागज दिखा सकती हूँ। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओ और मुझे और मेरी मोहब्बत को साथ में ये ढाबा चलाने दो। रीना समझ जाती है कि इसी ने उसकी बहन को बहकाया है। वो उस समय झगड़ा करना बेहतर नहीं समझती। उसे पूरा यकीन रहता है कि ये सब किया धरा राहुल का ही है, मगर अभी मीना की आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है, इसीलिए वो वहां से चली जाती है। उसके बाद मीना ढाबा के ठीक सामने एक छोटी सी गुमटी में रीना ढाबा नाम का अपना कारोबार शुरू करती है, मगर जाने माने मीना ढाबा के सामने लोग रीना के ढाबे पर नहीं आते। अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मेरा ढाबा खूब चले और फिर मैं मीना को सच्चाई बता सकूं और उस राहुल के चंगुल से उसे छुड़ा सकूं। रीना बहुत सोचती है और फिर उसे एक तरकीब सूझती है। वो सोचती है कि क्यों न एक ही थाली में 54 तरह के पकवान परोसे जाएं, ताकि लोगों को तरह तरह के जायके खाने को मिले और एक ही थाली में उनकी सारी उम्मीदें पूरी हो जाएं। कुछ अलग करने से उसके ढाबे पर ज्यादा खरीदार आएंगे। हाँ, ये आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इस थाली का नाम बाहुबली थाली रखूंगी। अब मेरे ढाबे की बाहुबली थाली पूरे शहर में मशहूर होगी। रीना अपना बाहुबली थाली लॉन्च करती है। देखते ही देखते उसकी बाहुबली थाली पूरे शहर में मशहूर हो जाती है और उसका रीना ढाबा बाहुबली रीना ढाबा के नाम से जाना जाने लगता है। वो बहुत पैसे कमाने लगती है और अपने ढाबे को बहुत बड़ा बना देती है। उसके सामने अब मीना ढाबा चलना बंद हो जाता है। एक रात को जब वो अपना ढाबा बंद कर रही होती है तो उसे सामने से चिल्लाने की आवाज आती है। अरे अब तो तुम्हारे पास चवन्नी भी नहीं बची है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, चलता हूँ। तुम अपने इस ढाबे को संभालो और नहीं संभाल सकती तो इसी ढाबे में तुम खुदकुशी कर लेना। पर तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे बेहद मोहब्बत करते हो और किसी भी हालत में मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। जब तक दौलत है तब तक मोहब्बत है। अब मुझे तुम्हारे पास कोई फायदा नहीं दिखता। ये सब सुनकर मीना रोने लगती है। राहुल वहां से चला जाता है और तभी रीना उसके पास आती है और उसे गले लगा लेती है। मीना बहुत रोती है और रीना से माफी मांगती है, पर रीना मीना को माफ कर देती है और फिर दोनों बहनें मिलकर दोनों ढाबों को बहुत अच्छे तरीके से चलाती हैं और पूरे शहर में उनका नाम हो जाता है। खड़गपुर नाम के एक गांव में एक अनाथ आश्रम था। उस अनाथ आश्रम में प्रदीप अपने 4 अनाथ बच्चों के साथ रहता था। प्रदीप बचपन से ही अनाथ आश्रम में रहने की वजह से अकेला था। उसका खानदान बस ये 4 बच्चे ही थे। चारों बच्चे तरह तरह के थे। कोई बहुत चालाक था तो कोई बेहद बेवकूफ, तो कोई आलसी था तो कोई बहुत मेहनती। सब मिलकर आश्रम में रहते थे और अपना अपना जीवन व्यतीत करते थे। आश्रम दान और लोगों की दया की वजह से चल रहा था। प्रदीप बच्चों की सेवा के कारण कोई दूसरा काम नहीं कर पाता। एक दिन एक 4 साल का बच्चा प्रदीप को रास्ते पर भीख मांगता हुआ नजर आया। प्रदीप उस बच्चे को आश्रम ले आया। 4 साल के सिद्धार्थ को आश्रम के जब दूसरे बच्चे अमन, परम, प्रेरणा और अनामिका ने देखा तो वो लोग बेहद खुश हो गए। उन बच्चों में सबसे बड़ी थी अनामिका, जो बेहद समझदार थी। प्रदीप काका, अब हमें एक और बच्चे सिद्धार्थ की तालीम और उसकी परवरिश के बारे में सोचना होगा। लगता है मुझे कुछ काम करना होगा, क्योंकि लोगों का अब दान धर्म से भरोसा उठ चुका है। हमें ही कुछ न कुछ करना होगा। अनामिका बेटी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ दिनों के लिए शहर चला जाऊँ। अगर आप चले जाएंगे तो आश्रम को संभालेगा कौन? अनामिका के इतना कहते ही परम और प्रेरणा झगड़ते हुए आ गए। दीदी, दीदी, ये मेरा ब्रेड है,
जिसे मैंने संभाल कर रखा था। तुमने इसे संभाल के नहीं, चुरा के रखा था। ये मेरा है। कल रात इसे मैंने बचा कर रखा था। चुप हो जाओ तुम लोग। रोज रोज झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है, और अगर ऐसे ही झगड़ते रहोगे तो तुम दोनों को आज रात का खाना नहीं मिलेगा। लेकिन दीदी, परम ने मेरा ब्रेड ले लिया। मैं तुम्हें दूसरा पूरा नया खरीद कर ला कर दूंगी। अब चुप हो जाओ। मगर दीदी, आप मुझे नहीं देंगे? सारी बातें खत्म हो ही रही थी कि वहाँ पर सिद्धार्थ आ गया, और सिद्धार्थ को देखते ही, ये लो छोटे उस्ताद, ये मैंने तुम्हारे लिए बचा कर रखा है। शुक्रिया भैया। प्रदीप ने सारे बच्चों को शांत किया और उन्हें दावत खाने के लिए कहा। तभी वहाँ अमन आ गया। प्रदीप अंकल, 2 दिन बाद क्रिसमस है ना? सांता क्लॉज हमें क्या गिफ्ट देंगे? सांता क्लॉज उन्हीं बच्चों को गिफ्ट देते हैं जो बच्चे गंदे काम नहीं करते, जो बच्चे शरारत नहीं करते, जो बच्चे अपनी तालीम और अपना होमवर्क सही समय पर करते हैं, उन्हें गिफ्ट मिलता है। और तुम सब मस्तीखोर है, तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा। मगर मैं पिछले कुछ दिनों से कोई मस्ती और गलत काम नहीं कर रहा हूँ। मैं दिल लगाकर पढ़ाई करता हूँ। मुझे सांता जरूर गिफ्ट देंगे। अरे ये सब बस कहानी होती है, असलियत में ये सब कुछ नहीं होता। दावत खत्म करते ही अनामिका ने प्रदीप से घर के राशन के बारे में बोला। प्रदीप अंकल, हमारे पास सिर्फ कल तक का ही राशन बचा हुआ है। कई दिनों से लोगों ने कोई मदद नहीं की है, और परसों क्रिसमस भी है। सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। थोड़े राशन और केक मंगवा दीजिए ना प्लीज। अरे हाँ, तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं इसकी कोई तरकीब निकालता हूँ। प्रदीप घर से निकल जाता है। राशन और बच्चों की खुशी के लिए वो राशन उधारी लेने की सोचता है। एक चोर पर्स लेकर भाग रहा होता है। तभी अचानक वो प्रदीप से टकरा जाता है और उसका सामान वहीं गिर जाता है। तभी चोर के पीछे भाग रहे लोग प्रदीप के पास सामान देखकर प्रदीप को ही चोर समझने लगते हैं। प्रदीप को चोर समझकर लोगों ने प्रदीप को पुलिस के हवाले कर दिया। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं बेकसूर हूँ। मेरे परिवार वाले घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाने दो। प्रदीप को पुलिस स्टेशन ले जाकर बंद करवा दिया। दूसरी तरफ बच्चे प्रदीप का इंतजार कर रहे थे। प्रदीप के देर रात तक घर न लौटने के कारण सिद्धार्थ रोने लगता है। पापा को बुला दो, मुझे उनसे मिलना है। पापा आपके लिए केक लाने गए हैं ना, वो आते ही होंगे। अनामिका ने सिद्धार्थ को जैसे तैसे दावत खिलाकर सुला दिया और परम को आश्रम में सिद्धार्थ का ख्याल रखने को कहा, और खुद अमन और प्रेरणा के साथ प्रदीप को ढूंढने के लिए निकल गई। दीदी, आपको क्या लगता है इतनी देर तक प्रदीप अंकल कहाँ होंगे? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? मुझे लगता है इसी मार्केट में होंगे। राशन लेने के लिए घर से यहीं निकले थे प्रदीप अंकल। परम और सिद्धार्थ सैंटा क्लॉज का इंतजार करने लगे थे क्योंकि क्रिसमस जो आ गया था। हे सैंटा, प्लीज आ जाइए। मेरी फैमिली मुझे फिर से वापस मिल जाए। पापा और मेरी पूरी फैमिली घर आ जाए। सिद्धार्थ की दुआ सुनकर सैंटा क्लॉज वहाँ आ जाते हैं। आप असली के सैंटा हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ। ओहो, मैं असली सैंटा हूँ। तुम्हारा परिवार बस आता ही होगा। उन्हें मैं दावत देने आया हूँ। अनामिका, अमन और प्रेरणा ने तय किया कि वो लोग पुलिस स्टेशन जाकर प्रदीप के लापता होने की कंप्लेन दर्ज कराएंगे। वहाँ जाकर अनामिका और बच्चों ने देखा कि प्रदीप वहीं जेल में बंद है। प्रदीप अंकल, आप यहाँ? क्या तुम इस चोर को जानती हो? ये चोर नहीं है, ये हमारे अंकल हैं। हम सब एक ही आश्रम में रहते हैं। इसका मतलब कि तुम सच कह रहे थे। हमें माफ कर देना, अब तुम जा सकते हो। बच्चे और आश्रम की बात सुनकर पुलिस ने प्रदीप को छोड़ दिया। सारे निराश होकर घर आ गए और वहाँ आकर देखा तो सारे लोग हैरान रह गए। कमरा लाइट और गुब्बारों से सजा हुआ था। सिद्धार्थ और परम ने नए कपड़े पहने हुए थे। आप लोगों ने आने में थोड़ी देर कर दी। ये लीजिए, ये रही आपकी दावत और कुछ सामान, पूरे साल भर का राशन और सभी बच्चों के लिए तोहफे भी। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है।
शुक्रिया सांता। अब मैं कभी मस्ती नहीं करूंगा। ईमानदार बच्चा बनकर अगले साल आपका इंतजार करूंगा। वाओ, इतने सारे! शुक्रिया सांता क्लॉज। चलो बच्चों, अब दूसरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे उनके पास जाना है। सांता अपने हिरन की गाड़ी में चले गए। पूरे खानदान ने जमकर दावत की और बच्चे आश्रम में खुशी खुशी रहने लगे। ये कहानी है मेहनतपुर नाम के गांव की, जहां सखाराम अपने खानदान के साथ रहता था और अपना एक भोजनालय चलाने का काम किया करता था। सारे मजदूर और गांव वाले सभी सखाराम के भोजनालय में भोजन करके अपना अपना काम किया करते थे। एक दिन एक आदमी सखाराम के भोजनालय में भोजन करने के लिए आया। बताइए भाई साहब, क्या खाएंगे आप? आपके होटल में क्या है बताइए। आलू पराठा, गोभी पराठा, मूली पराठा, मेथी पराठा, गर्मा गर्म शीरा, चना मसाला, पनीर मसाला, पनीर दो प्याजा, सेव टमाटर नु साग और मीठे गुलाब जामुन, साथ में थोड़ी सी लस्सी। बताइए क्या खाएंगे आप? आपकी आवाज सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आ गया है। जो सबसे अच्छा बनता है वो बनाकर दे दीजिए। अरे ओ कुंदन साहब के लिए चना मसाला और मखनी नान परोस दो, साथ में लस्सी भी दे देना। मजा आएगा, मजा आएगा। जल्दी लाओ। जैसे ही कुंदन ने दिनेश को खाना परोसा, नीलेश बड़े चाव से सारा लजीज खाना खाने लगा। खाना खत्म करते ही नीलेश ने कहा, खाना बड़ा ही खूब था, लाजवाब था। अरे वाह, मजा आ गया। ये होता है असली खाना, वरना मेरी बीवी जो बनाती है उसमें तो कोई स्वाद ही नहीं होता। उसे तो मैं गली के कुत्तों को खिलाता हूँ और वो बेचारे अगले दिन वो सारे कुत्ते बीमार हो जाते हैं। इस होटल में खाने के साथ नींबू पानी भी मिलता है। कुंदन भाई जरा मीठा लाना। अरे रुको, वो पानी तुम्हारे हाथ धोने के लिए, पीने के लिए नहीं। क्या बात कर रहे हो तुम? अरे हमने तो अभी तक यही सुना था कि नींबू को पानी में निचोड़ कर पीते हैं, ना कि उसमें हाथ धोते हैं। फिर आप गलत जगह पर आ गए। आपको किसी सस्ते से होटल में जाना चाहिए। बिल पे कीजिए और जाइए यहाँ से। कुंदन ने नीलेश के पास आकर उसे एक पर्ची थमाई, जिसे देखकर नीलेश के होश उड़ गए। ये क्या है? चना मसाला 300 रुपए और नान 70 रुपए। नहीं भाई, मैंने कोई पार्सल नहीं करवाया है। इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? भाई साहब, ये पार्सल के पैसे नहीं, बल्कि जो तुमने खाए हैं उसके पैसे हैं। इतना तो मेरा रोजगार भी नहीं है, और इतना महंगा खाना अगर मुझे पता होता तो मैं थोड़ी ना खाता। नीलेश अपने जेब से 100 रुपए निकाल कर कुंदन के सामने रख देता है। कुंदन गुस्से से अपने मालिक सखाराम को आवाज लगाता है। मालिक, इस शख्स के पास तो पैसे ही नहीं है। इसका बिल पूरा 700 रुपए है, मगर ये सिर्फ 100 रुपए देकर हमें टरकाने की जुर्रत कर रहा है। नीलेश की बात सुनकर सखाराम गुस्से से वहाँ आ जाता है। तुम्हारी जेब में अगर फूटी कौड़ी नहीं थी तो क्या जरूरत थी यहाँ पे आने की? तुम्हारे जैसे लोगों को कोई हक नहीं है इस होटल में आने का। जल्दी से पैसे निकाल, नहीं तो मैं तुम्हारा मार मार कर भरता बना दूंगा। अजीब बदतमीज आदमी है आप। अब आप तो ग्राहकों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। बदतमीजी उसके साथ नहीं की जाती जिसकी कोई इज्जत होती है, और आज की दुनिया में जिसके पास पैसा नहीं होता उसकी कोई इज्जत नहीं होती। इतना बोलकर सखाराम भोजनालय के कर्मचारियों से बोलता है, देख क्या रहे हो, मारो इसे। सखाराम की बात सुनकर ढाबे के सारे कर्मचारी नीलेश को जोर जोर से पीटने लगते हैं। सखाराम गुस्से से नीलेश से बोलता है, तुझे 2 दिन तक होटल के जूठे बर्तन मांजने होंगे, तब कहीं जाकर बिल चुकता होगा। नीलेश 2 दिन तक लगातार उस भोजनालय की जूठी प्लेट्स साफ करता रहा। 2 दिन बाद नीलेश अपने घर जाकर अपने साथ हुए उस मसले को रोते हुए अपनी बीवी विमला को बताता है। आपको क्या जरूरत थी उस भोजनालय में जाने की, जब आपके पास इतने पैसे नहीं थे? उन लोगों ने तो पहले आपको बुरी तरह से पीटा, और उसके बाद भी जब उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने 2 दिन तक लगातार भोजनालय में आपसे जानवरों की तरह सलूक किया। मेरी बहुत बेइज्जती की गई विमला। आज मुझे एक बात समझ में आ गई।
कि बेचारे गरीब और लाचार लोगों को अच्छे होटल में खाना खाने का कोई हक नहीं है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अरे आप क्या कर लेंगे? आप तो खुद मार खा कर आए हैं। मैं अपना होटल खुद बनाऊंगा और अपने गांव में एक ऐसा होटल बनाकर खड़ा करूंगा जहां हर गरीब को बहुत सस्ते में अच्छा खाना मिल सके। आखिर गरीब के भी कुछ हक होते हैं विमला। गरीब का जन्म इन बेरहम लोगों से मार खाने के लिए नहीं हुआ, उन्हें भी अच्छा खाना खाने का अधिकार है। लेकिन कैसे? नीलेश ने अपनी बीवी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप रात भर उसी मसले के बारे में सोचता रहा। अगले दिन नीलेश गांव के हर घर में जाकर चंदा जमा करने लगा, लेकिन सबने उसकी बेइज्जती करके अपने घरों से भगा दिया। गांव का ही एक आदमी नीलेश का मजाक उड़ाते हुए बोला, दिमाग खराब हो गया क्या? अरे जाकर कोई काम धंधा करो। या अचानक तुम्हारे अंदर गरीबों के प्रति इतना प्रेम कैसे पैदा हो गया? उसके लिए देश के नेता ही काफी है। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? मैं जो कुछ कर रहा हूँ गांव के भलाई के लिए कर रहा हूँ। हमारे गांव का नाम मेहनतपुर है। हमारे गांव के लोग दिन भर मेहनत में जुटे रहते हैं और उन्हें ढंग का एक वक्त का खाना भी नहीं नसीब होता। तुम मेरा साथ देने के बजाय तुम उल्टा मेरी बेइज्जती कर रहे हो। हाँ, क्योंकि तुम दिन में मुंगेरी लाल के ख्वाब देख रहे हो। मेरे भाई, ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, लेकिन वास्तविकता कई ज्यादा अलग है। और मुझे एक बात बताओ नीलेश, एक बार के लिए मान भी लेते हैं कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए, तो 1 रुपए की थाली कब तक तुम गरीब लोगों को खिलाओगे? यह पूरी तरह से नामुमकिन है। इतना कहकर वो नीलेश का मजाक उड़ाता हुआ सखाराम के भोजनालय में जाकर सखाराम से बोला, सुना सखाराम जी, नीलेश अपने गांव में एक होटल बनाना चाहता है। आप जो थाली 700 रुपए में बेचते हैं, वो थाली वो 1 रुपए में बेचने की सोचता है। लगता है उसका दिमाग खराब हो गया है। अब उस बेवकूफ को कौन समझाए? तभी सखाराम का नौकर कुंदन सखाराम के पास आकर उनसे बोला, सखाराम जी, हमें इसकी बातों को मजाक में नहीं लेना चाहिए। ओए, क्या कहना चाहता है तू? अगर नीलेश अपने मकसद में सफल हो गया तो कभी आपने सोचा है आपके होटल का क्या होगा? कुत्ते लौटेंगे, कुत्ते। अरे काली जुबान, कभी तो अच्छा बोल लिया कर। तेरी जुबान से जब भी निकला है हमेशा उल्टा सीधा निकला है। तू परेशान मत हो। इस गांव का मुखिया मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, वो नीलेश को अच्छी तरह से समझा देगा। सखाराम गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया जी, हमारे दोस्ती के चर्चे दूर दूर तक फेमस है। मत भूलना, जो थाली मैं 700 रुपए में बेचता हूँ, वही थाली मैं तुम्हें 600 में खाने के लिए देता हूँ, यानी पूरे 100 रुपए का डिस्काउंट। ऐसे रहे हो जैसे मेरे ऊपर बहुत एहसान करते हो। मैंने तो तुमसे कभी नहीं कहा कि तुम मुझे 100 रुपए का डिस्काउंट दो। और वैसे भी मैं तुम्हारे होटल में महीने में 1 बार ही तो खाना खाता हूँ, और मुश्किल से अब तक तुम्हारे होटल में 4 या 5 बार ही खाना खाया है। इस हिसाब से तुम्हारे 500 रुपए मेरे ऊपर उधार है। लगता है मुखिया जी आप हमारी बात का बुरा मान गए। तुम तो वाकिफ हो सखाराम कि मुझे चापलूसों से सख्त नफरत है। मुद्दों की बात करो, किस काम के लिए यहाँ पर आए हो? कुछ दिन पहले नीलेश मेरे होटल में खाना खाने आया था। अब आप ही बताओ मुखिया जी, 700 रुपए के बदले मुझे वो 100 रुपए दे रहा था, इसलिए मैंने उसे 2 दिन तक मेरे होटल के जूठे बर्तन क्या मंजवाए थे, वो तो पूरी तरह तैश में आ गया। हाँ, मैंने सुना है कि तुमने उसे पीटा भी था। हाँ, तैश में 1-2 थप्पड़ तो मार ही दिए थे, लेकिन इतना भी नहीं पीटा था कि वो नाराज हो जाए। कहना क्या चाहते हो सखाराम? खुलकर बात करो। वो इस गांव में होटल बनाने की सोच रहा है, और जो थाली मैं 700 रुपए में देता हूँ, वही थाली वो 1 रुपए में ग्राहकों को बेचेगा। अगर ऐसा हो गया ना, मेरा तो होटल बंद हो जाएगा, मैं सड़क पर आ जाऊंगा। सखाराम की बात सुनकर मुखिया हंसने लगा। सखाराम, लगता है नीलेश का तो दिमाग ही खराब हो गया है, लेकिन मुझे लगता है साथ में तुम्हारा भी खराब हो गया है। ऐसा मुमकिन नहीं है। सोच लो मुखिया, अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गया ना,
तो उसके नाम के चर्चे दूर दूर तक फैल जाएंगे। लोग इस गांव के मुखिया से ज्यादा इज्जत उसकी करेंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ सालों बाद उसकी रहमदिली देखकर गांव के लोग उसे ही मुखिया बना दे। जरूर वो कुछ बड़ा करने की सोच रहा है। सकाराम की बात सुनकर मुखिया सोच में पड़ गया। बात तो तुमने मेरे पते की है। अब मैं तो किसी को गांव में होटल बनाने से नहीं रोक सकता। हाँ, इतना जरूर कर सकता हूँ कि वो आजकल मेरी ही भट्टी पर तिहाड़ी पर काम कर रहा है, तो मैं उसे धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। उसके बाद वो अपना बस पेट भरने की सोचेगा, ना कि गांव के गरीब भिखारियों की पेट भरने की। सखाराम वहाँ से चला गया। मुखिया ने उसी दिन नीलेश को काम से निकाल दिया। लेकिन मेरी गलती क्या है मुखिया जी? तेरी गलती यह है कि तू गांव में होटल बनाना चाहता है। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? अगर मैं गरीब का भला चाहता हूँ तो आपको तो खुश होना चाहिए। तू कोई गरीबों का भला नहीं चाहता नीलेश, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तू बस अपना नाम करना चाहता है और मुझे मेरे पद से हटाकर खुद गांव का मुखिया बनना चाहता है। अरे पहले अपना और अपने बीवी का पेट भर ले, बाद में गरीबों के बारे में सोचना। चल निकल यहाँ से। मगर नीलेश ने हार नहीं मानी। नीलेश शहर जाकर चंदा जमा करने लगा। इस दौरान उसकी मुलाकात सेठ जमुना प्रसाद से हुई। जमुना प्रसाद बेहद दयालु व्यक्ति थे। मुझे तुम्हारी सोच बहुत अच्छी लगी नीलेश, कि तुम ऐसा होटल बनाकर तैयार करना चाहते हो जहाँ पर गरीब अच्छा खाना खा सके। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। सेठ जमुना प्रसाद की मदद से नीलेश ने एक बेहद अच्छा भोजनालय तैयार कराया। उसके भोजनालय में गुजराती, मराठी, कन्नड़ सभी प्रकार के भोजन तैयार किए जाते थे। भोजनालय बनते ही कुछ लोग भोजनालय में भोजन करने आ गए। वो सब देश के अलग अलग शहरों में रहने वाले थे। एक गुजराती नीलेश से बोला, તમારે રેસ્ટોરન્ટ માટે બહુ મસ્ત ખુશ્બુ આવે છે। આ ખુશ્બુ સૂંઘીને હું પોતાને રોકી ન શક્યો, તો હવે મને જમવું આપો। नीलेश ने उस गुजराती को एक थाली में गुजरात का सारा भोजन परोस दिया। भोजन खाकर गुजराती खुश होकर नीलेश से बोला, કેટલા રૂપિયા? બસ 1 રૂપિયાની આખી થાળી મળશે। 1 रुपए का नाम सुनकर गुजराती खुश हो गया। भोजनालय में लोगों की भीड़ लगने लगी। दूर दूर से शहर के लोग नीलेश के भोजनालय में भोजन करने के लिए आने लगे, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब। नीलेश हर किसी से एक थाली का 1 रुपया ही लेता था और ये बात सखाराम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। सखाराम गुस्से में आकर कुंदन से बोला, इस नीलेश ने तो मेरे होटल को बंद करवा दिया। मेरे होटल में तो कोई कुत्ता भी नहीं भटकता। कुछ करो कुंदन। चिंता मत कीजिए सखाराम जी, मेरे पास इसका भी बंदोबस्त है। कैसा बंदोबस्त? क्यों ना हम दोनों उसके होटल में आग लगवा दे। जब 2-4 लोग जलकर मर जाएंगे तो उसका होटल बंद हो जाएगा। सखाराम और कुंदन उस वक्त नीलेश के भोजनालय में आग लगाने की योजना बना रहे थे और उसी समय सेठ जमुना प्रसाद वहाँ से गुजर रहे थे। जमुना प्रसाद ने सखाराम और कुंदन की सारी बातें सुन ली और उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस उस दिन से नीलेश के भोजनालय पर नजर रखने लगी। रात के वक्त सखाराम और कुंदन भोजनालय में आग लगाने के लिए पेट्रोल लेकर आ गए, मगर तभी पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी सखाराम, तुम तो गांव के बड़े इज्जतदार शख्स हो। मुझे छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैं उसके होटल को जलाकर राख कर दूंगा। इसके वजह से मेरा होटल बंद हो गया। नहीं सखाराम, मेरी वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारा ग्राहकों के साथ तुम्हारे बुरे व्यवहार के वजह से तुम्हारा होटल बंद हुआ है। तुमने मेरी बेइज्जती की। मैं चाहता तो मेरी बेइज्जती का जवाब किसी और तरीके से भी दे सकता था, लेकिन नहीं, मैं अपनी बेइज्जती का घूंट अमृत समझकर पी गया। और देखो, आज इस होटल में देश का हर एक नागरिक आता है और सिर्फ 1 रुपए में पेट भर के खाना खाकर चला जाता है।
और तुम्हें क्या लगता है मुझे मुनाफा नहीं हो रहा? मेरे खानदान का खर्चा इसी होटल से चलता है। पुलिस ने सखाराम और कुंदन को गिरफ्तार कर लिया और सखाराम का भोजनालय बंद हो गया और आज भी नीलेश के भोजनालय में 1 रुपए में ही थाली मिलती है।